नमस्ते भाई। एसएससी एमटीएस 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है आज 30 सितंबर को मेरे भाई। तो मैं इस वीडियो में आपको बेस्ट 20 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो उस हर एक बच्चे को सॉल्व करने चाहिए जो एमटीएस का पेपर देने जा रहा है। ये प्रीवियस ईयर के बेस्ट 20 क्वालिटी सवाल है मेरे दोस्तों। शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा मेरे भाई, और आपको पेपर में डायरेक्ट इससे सवाल देखने को मिलेंगे, ऐसी मेरी गारंटी है। इस वीडियो को एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले बच्चे भी देख सकते हैं, बिल्कुल आपको आदत लग जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं और इस तरीके से जो है मॉक टेस्ट सॉल्व कराऊं और बेस्ट क्वेश्चंस कराऊं एमटीएस के, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, लाइक करो और कमेंट जरूर करें मेरे भाई। एक व्यापारी ने अंकित मूल्य पर 10% छूट पर एक वस्तु खरीदी और मार्क प्राइस से 15% अधिक मूल्य पर बेच दिया। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? सवाल का डाटा बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए कि एक वस्तु का मार्क प्राइस 100 है, मान लीजिए एक वस्तु का मार्क प्राइस 100 है, तो सवाल में यह कहा गया है कि एक व्यापारी ने मार्क प्राइस पर 10% छूट पर एक वस्तु खरीदी। यानी कि मार्क प्राइस 100 है तो 100 से 10% छूट पर यानी कि 90 में खरीद ली। 100 पे 10% की छूट होगी तो 90 में खरीद ली। और खरीदने के बाद मेरे दोस्तों ये 90 में खरीद ली, खरीदने के बाद मार्क प्राइस से 15% अंकित मूल्य से 15% अधिक मूल्य पर बेच दिया। अंकित मूल्य 100 रुपए, 100 रुपए से 15% ज्यादा कितना होता है? 115। 115 में सामान को बेच दिया तो पूछा प्रॉफिट कितना हुआ। आप बताओ, 90 रुपए का सामान खरीद के आपने 115 में बेच दिया, प्रॉफिट कितना हुआ? रेशियो ले लेंगे, ये 5 से चला जाएगा 18 बार, ये 5 से चला जाएगा 23 बार, यानी कि अल्टीमेटली 18 रुपए का सामान 23 में बिका। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 5 का 18 पर। परसेंटेज में कितना? इंटू 100% ये आएगा मेरे प्यारे भाई। तो मैं कह सकता हूं ये 30 बार नहीं जाएगा। तो 18 दूनी 36, 36 के बाद आपका मेरे प्यारे भाई यहां पे 14 बच जाएगा। तो 18 अट्ठे 144 यानी कि लगभग 28% आएगा नियरेस्ट इंटीजर में, डी ऑप्शन। ठीक है, आइए अगला। किसी रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर और एरिया 94 और 420 मीटर स्क्वायर है। विकर्ण की लंबाई बताओ। देखिए मेरे दोस्तों, अगर आपके पास आयत है, इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना। ये आयत का परिमाप होता है, और आयत का परिमाप मेरे प्यारे भाई यहां पे 94 है। अब आप देखो 2 से 94 कितनी बार कट जाएगा? 2 से 94 आपका 47 बार कट जाएगा, 47 बार। और एरिया 420 है। एरिया होता है आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई, ये 420 है। आपसे पूछा डायगोनल। मेरे दोस्तों ये आयत का डायगोनल होता है, आपसे इसकी लंबाई पूछिए, तो यानी कि अगर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है तो लंबाई चौड़ाई निकालनी पड़ेगी। सवाल के जो आंसर है वो पूर्णांक में है, यानी कि यहां पे कोई ना कोई ट्रिपलेट सेट होगा कि एंगल 90 डिग्री का है। ट्रिपलेट सेट होगा मेरे प्यारे भाई, तभी ये आएगा। क्या आपका दिमाग इतना काम करता है कि डायरेक्ट कोई ट्रिपलेट सोच पाए? भाई 90 डिग्री के सामने विकर्ण जो वो हाइपोटेनस की तरह काम करता है। तो 32, 36, 35, 37, 37 का ट्रिपलेट बनता है मेरे दोस्तों। अगर मैं डायगोनल 37 लूंगा, 37 का ट्रिपलेट बनता है, बाकी इनका तो बनता ही नहीं कोई। 12, 35, 37। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि लंबाई 35 हो, चौड़ाई 12 हो, 35 प्लस 12 47। अरे वाह, ये तो सेट हो गया। 35 गुणा 12 420, ये भी सेट हो गया। यानी कि मेरे प्यारे भाई यही सही आंसर है। लंबाई आपकी 35 होगी, चौड़ाई आपकी 12 होगी। 12, 35, 37 का यहां पर ट्रिपलेट लग रहा है, और विकर्ण आपका 37 मीटर होगा। तो ऐसे सवालों को आप हिट एंड ट्रायल अंदाजे से करें, थोड़ा ऑप्शन का, थोड़ा कॉमन सेंस। आइए, यदि किसी गोले की त्रिज्या 16 सही 2/3% बढ़ जाती है तो इसका सरफेस एरिया कितना परसेंट बढ़ जाएगा? 1 दशमलव स्थान तक बताना है। देखिए, गोले का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये गोले का सरफेस एरिया होता है। अब 4 पाई तो फिक्स वैल्यू है, यानी कि सरफेस एरिया किस पे निर्भर करता है? त्रिज्या के वर्ग पे, रेडियस के स्क्वायर पे। आप रेडियस जिस रेशियो में बदलोगे, सरफेस एरिया उसके स्क्वायर के अनुपात में बदलेगा।
कि रेडियस नापते हैं सेंटीमीटर में, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब बताओ गोले की त्रिज्या 16 सही 2/3% बढ़ जाती है। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन में वैल्यू 1/6, यानी कि गोले की त्रिज्या अगर 6 है तो 6 से बढ़ के 7 हो जाती है, रेडियस 6 से 7 हो गई। तो सरफेस एरिया किस अनुपात में बदला होगा? स्क्वायर। सरफेस एरिया मेरे दोस्तों ये हो गया, यानी कि सरफेस एरिया 36 से 49 हो गया मेरे दोस्तों। तो सरफेस एरिया बढ़ा कितना? अगर 36 से 49 हो गया तो बढ़ा 13, 13/36, और परसेंटेज में कितना? इंटू 100%, ये आएगा। ऑप्शंस काफी नजदीक हैं, पूरा करना पड़ेगा भी। 4 से काटेंगे 25 बार, और 4 से आपको काटेंगे 36 को 9 बार, तो 25 गुणा 13 आएगा 325/9। 325/9% कितना आएगा मेरे भाई? 9 तिया 27 के बाद 5 बच जाएगा, 9 छिक्का 54, यानी कि 36 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है, 36.1%। ओके, तो ये आसान सवाल है मेरे भाई, इसमें कोई बुराई नहीं है। आइए सवाल नंबर 4, एक कोण के आधार का व्यास। देखिए मैंने गौर किया कि एमटीएस और जीडी में मेंसुरेशन के बहुत सवाल पूछ रहा है, 2D 3D मेंसुरेशन के। वैसे एडवांस मैथ नहीं आता, बट मेंसुरेशन आती है। एक कोण के आधार का व्यास 32 सेंटीमीटर है, डायमीटर 32, यानी कि कोण के बेस की रेडियस कितनी है? 16। कोण का कर्व सरफेस एरिया 3268 सही 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कोण की हाइट क्या होगी मेरे भाई? एक बार बताओ, अगर आपके पास एक कोण है यानी कि शंकु, तो आप जानते हैं ये कोण की बेस की रेडियस है r, ये कोण की हाइट है h, और ये कोण की स्लांट हाइट होती है l। तो कोण का सवाल में दिया कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला जानते हो? पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल, ये फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया का। पाई का मतलब मेरे दोस्तों 22/7। अब आपको यह बात समझनी होगी जल्दी से कि कोण का जो बेस है उसका डायमीटर 32 है, तो रेडियस कितनी होगी? 16 इंटू स्लांट हाइट। अब आपके यहां से स्लांट हाइट नहीं निकाल सकते मेरे भाई, स्लांट हाइट ही निकलेगी। 3268 सही 4/7 क्या होगा? अगर मैं 3268 की 7 में गुणा करूं तो 7 अट्टे 56, 6 5 7 चिंग 42, 5 47, 7 हासिल 4, 7 दूनी 14, 4 18, 8 हासिल 1, 7 21, 22 प्लस 4/7 ही हो जाएगा, यानी कि 22,880/7 हो गया। 22,880/7 ये कोण का मेरे प्यारे बच्चों क्या है? कर्व सरफेस एरिया। तो यहां से निकाल सकते हैं, 22 से चला जाएगा, 22 से कम 22 चौक 88, ये कट रहा है 16 से, 16 से काट के देखते हैं तो ये चला जाएगा मेरे दोस्तों 16 छिक्कम 96 और 8 16 पंजे 80, 7 से 7 कट गया, 7 से 7 कट गया, यानी कि कोण की स्लांट हाइट 65 आ गई 65। अब इतनी कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। तो अगर हमारे पास ये शंकु है जिसका व्यास 32 है तो रेडियस 16 होगी। मैंने यहां से स्लांट हाइट त्रियक ऊंचाई निकाली 65, तो इस शंकु की ऊंचाई क्या आएगी बेटा? ये ट्रिपलेट बनना है, ट्रिपलेट 16 63 65 ट्रिपलेट होता है, 16 63 65 पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, यानी कि हाइट आ जाएगी शंकु की 63 सेंटीमीटर, पहला ऑप्शन। अच्छा कैलकुलेटिव सवाल है मेरे भाई, टीसीएस ने पूछा है, ये बताएंगे। सुरेश और दिनेश 120 किलोमीटर की यात्रा इस तरह करते हैं कि सुरेश की चाल दिनेश से ज्यादा है, उनकी स्पीड का सम 75 है, दोनों के द्वारा लिया गया समय 6 घंटे 40 मिनट है। आपसे पूछा है सुरेश की स्पीड बताओ। हाँ जी, यहां पे ना सवाल में गड़बड़ है, सुरेश और दिनेश प्रत्येक आएगा, ये प्रत्येक, प्रत्येक ईच, ठीक है ना, तब ये सवाल ठीक बनेगा। मुझे पैटर्न पता है भाई। ये सुरेश और दिनेश दोनों 120 किलोमीटर 120 किलोमीटर चलते हैं।
इस प्रकार से कि सुरेश की जो स्पीड है दिनेश से ज्यादा है, उनकी स्पीड का सम 75 है। मान लिया सुरेश की स्पीड एस है, दिनेश की स्पीड डी है। सुरेश की स्पीड दिनेश की स्पीड से ज्यादा है। सवाल में कहा गया कि भैया सुरेश भाई साहब और दिनेश भाई साहब की स्पीड का सम 75 किलोमीटर पर आवर है। दोनों बंदे 120 किलोमीटर चलते। देखो दो रास्ते, या तो आप इस सवाल को ऑप्शन से चेक करो, एक एक ऑप्शन लेके, या फिर सॉल्व करो। मैं सॉल्व करके बता देता हूं। अच्छा, सुरेश 120 किलोमीटर जाएगा, एस की स्पीड से कितना समय लगेगा? समय बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। हमारा दिनेश भाई भी 120 किलोमीटर जाएगा, डी की स्पीड से कितना समय लगेगा? बटे डी। दोनों को टोटल मिलाकर कितना समय लगा? 6 घंटे 40 मिनट। तो 6 घंटा 40 मिनट का मतलब होता है, मिनट को घंटे बदलना है तो 60 से डिवाइड करेंगे। 6 + 2/3 घंटा, यानी कि 6 × 18 और 2 20/3 आ जाएगा, 20/3 है ना। सुरेश को इतना समय लगा, दिनेश को इतना समय लगा, टोटल समय 20/3 घंटे। अब बताओ, अगर मैं 120 को उधर ले जाऊं, अगर मैं 120 को उधर ले जाऊं मेरे प्यारे भाई, उधर है ना, तो 120 जब उधर ले जाऊंगा तो 20, ये 20/120 × 3 हो जाएगा। दिमाग में करा करो स्टेप। 20 छिक्का 120 से 6 × 18 हो जाएगा 18, 1/18। ठीक है बच्चे। अगर मैं यहां से एलसीएम लूंगा मेरे दोस्तों, तो सुरेश और दिनेश की स्पीड का प्रोडक्ट क्या आएगा? ऊपर क्या आएगा बेटा? ऊपर आएगा दिनेश प्लस सुरेश की स्पीड। ऊपर क्या आएगा? दिनेश प्लस सुरेश की स्पीड, जो कि 75 है, जो कि 75 है मेरे प्यारे भाई, और बराबर 1/18। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि सुरेश गुणा दिनेश की जो स्पीड होगी वो 75 × 18 होगी। कितना आएगा मेरे दोस्तों? 75 × 18 जो आएगा, 75 की 2 में गुणा 150, 15 1350, 1350, 1350 ये आएगा। 75 × 18। आपसे पूछा सुरेश की स्पीड, यानी कि यहां पे दो इक्वेशन बन गई। सुरेश और दिनेश की स्पीड ऐसी है कि इन दोनों को जोड़ के 75 आ रहा है, गुणा करके 1350 आ रहा है। ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनको जोड़ के 75 आता हो और गुणा करके 1350 आता हो। क्या आप सोच सकते हैं? 1350 मतलब 135, 45 तिया 45 और 30। ठीक है, इतनी बुद्धि आपको रखनी पड़ेगी। 45 और 30, 45 × 30, 45 × 135 होता है, और 45 + 30 75। सवाल में चूंकि यह भी कहा गया है कि सुरेश की स्पीड दिनेश से ज्यादा है, तो सुरेश की स्पीड ज्यादा है, दिनेश की कम ली है। ए ऑप्शन आंसर है 45। ठीक है बच्चे, ये करेंगे। सवाल नंबर 6 आपके सामने, ये जो क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क चैप्टर से है। बताइए जल्दी से, फटाफट फटाफट सॉल्व करके जी। ए बी सी काम को 20, 35 और 60 दिन में कर सकते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी 35 दिन में कर सकता है, और सी उसी काम को 60 दिन में निपटा सकता है। एक साथ काम स्टार्ट किया, लेकिन बी और सी ने काम पूरा होने से 8 और 12 दिन पहले काम छोड़ दिया। अब काम कितने दिन में पूरा होगा? मेरे भाई 20 और 60 का एलसीएम 60 आ गया, लेकिन 35 में 7 भी आता है, तो 7 से भी गुणा, यानी कि 420। तो हमें सबसे पहले ऐसे सवालों में क्या मानना पड़ता है? टोटल वर्क। मान लिया कि टोटल वर्क 420 है। अब बताओ, ए 420 कुर्सी 20 दिन में बनाता है, एक दिन में कितनी बनाएगा? 21। बी की एफिशिएंसी क्या आएगी? 420/35 आ जाएगा 12। सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 7। ये ए बी सी की एफिशिएंसी आ गई। मेरे भाई ये बहुत फेमस सवाल है, और ये शिफ्टिंग के मेथड से सॉल्व होता है। जैसे तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, काम यहां से शुरू हुआ, यहां पे जाके खत्म हुआ। मुझे टाइम पीरियड निकालना है कि ये कितना समय है जिसमें काम कंप्लीट हुआ। सपोज काम यहां से शुरू हुआ, यहां पे जाके खत्म हुआ, और इस टाइम में काम हुआ कितना है? 420। लेकिन काम पूरा होने से 8 दिन पहले बी चला गया, ये बोला है ना बी, और काम पूरा होने से 12 दिन पहले सी चला गया। काम पूरा होने से 12 दिन पहले सी चला गया। तो हमें करना क्या होता है बेटा ऐसे सवालों में? अगर बी, देखो बी स्टार्टिंग से काम कर रहा है, अगर बी आखिर के 8 दिन भी काम करता तो कितना काम एक्स्ट्रा होता? मैं समय नहीं बदलूंगा, मैं काम बदल लूंगा। बी एक दिन में 12 कुर्सी बनाता है, 12।
अगर बी आखिर के 8 दिन भी काम करता तो 12×96, इस सेम टाइम में 96 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता। सी काम पूरा होने से 12 दिन पहले छोड़ के चला गया। अगर सी आखिर के 12 दिन भी काम करता, सी एक दिन में 7 कुर्सी बनाता है, तो 12 दिन में कितनी बनाएगा मेरे प्यारे भी? 84। अगर सी आखिर के 12 दिन भी काम करता, एक दिन में 7 कुर्सी बनाता, तो 84 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता। तो सेम टाइम पीरियड में कितना काम होता मेरे प्यारे भाई? 9, 8, 17, 180 आ जाएगा। 420 में 180 आप जोड़ेंगे 600। सेम टाइम पीरियड में 600 यूनिट काम होता, 600 यूनिट काम होता। और इस काम को करते कौन भाई? ना बी छोड़ के गया, ना सी छोड़ के गया, तीनों स्टार्टिंग से लेके एंड तक हैं। इस काम को करते कौन? तीनों लोग मिलकर करते। और इस काम को तीनों लोग मिलकर कितनी एफिशिएंसी से करते? तो इस काम को तीनों लोग मिलकर करते मेरे भाई 21, 12, 33 और 7, 40 एफिशिएंसी के साथ। तो इस काम को तीनों लोग मिलकर करते 40 एफिशिएंसी के साथ। तो 600 यूनिट काम करने में कितना समय लगता? 600/40 यानी कि 15 दिन का समय लगता। तो काम जो कंप्लीट हुआ है बेटा वो 15 दिन में हुआ है। आंसर इस सवाल का बी ऑप्शन है। इससे आसान तरीका नहीं है ऐसे सवालों को करने का। वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्वेश्चन है ये टाइम एंड वर्क का। आगे आइए, सवाल नंबर है 7। क्वेश्चन के अनुसार किसी आर्टिकल का लिस्ट प्राइस 15,000 रुपए है। आर्टिकल पर 12% छूट दी जाती है। शुद्ध सेलिंग प्राइस 12,078 रुपए करने के लिए कितना एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना चाहिए? एक बार बताओ, एक आर्टिकल का लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस एक ही बात है, 15,000 रुपए। 15,000 हमने 15,000 रुपए के सामान पर 12% छूट दी। अब बताओ, अगर 100% पे 12% छूट दोगे तो कीमत कितनी रह जाएगी? 100% को 12% छूट दोगे तो कीमत कितनी रह जाएगी? 88%। और 88% होता है बेटा 88/100 यानी कि 0.88। तो 12% डिस्काउंट देने के बाद वस्तु की कीमत इतनी हो जाएगी। इस पर एक और डिस्काउंट दिया गया। बोला कितना एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना चाहिए कि इतने रुपए का सामान 12,078 रुपए में बिके। 12,078 रुपए में बिके मेरे प्यारे भाई। तो आप क्या ले लोगे मेरे दोस्तों? रेशियो। हमेशा ऐसे सवालों में रेशियो ले लिया करो, काम आसान हो जाता है, क्योंकि दशमलव से 2 जीरो कट जाएगा। और मेरे प्यारे में मैं ये देख पा रहा हूं कि 88 में 11 आ रहा है, 11 से जरूर कटेगा। 11×8 = 88, 11 कम 11 और ये 0, 11 में 99 और ये मेरे दोस्तों 11×8 = 88। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो ये मेरे दोस्तों 12 से जाएगा 15×8 = 120, 120 आपका 12 से जाएगा 10 बार। और ये भी मेरे दोस्तों 12 से जाएगा, क्योंकि ये 3 से भी कट रहा है और ये 4 से भी कट रहा, नहीं 4 से नहीं कट रहा ये, ठीक है 12 से नहीं 6 से जाएगा। यहां पे देखिए मेरे दोस्तों, ये एक तो 0 हो गया। अगर मैं 6 से काट लेता हूं 6 से तो 25 बार जाएगा। और अगर मैं इसको 6 से काटूंगा तो 6 एकम 6, 4 और 9, 6 × 48, 6 × 18, 183 बार जाएगा। तो आएगा 25 × 200 रेशियो 183। यानी कि हमने दूसरा डिस्काउंट ऐसा दिया है कि 200 का सामान 183 का हो गया। तो हमने डिस्काउंट कितना दिया? 17 का। कितने पर? 200 पर। 200 रुपए के सामान पे 17 का डिस्काउंट दिया। परसेंटेज में गुणा 100%। 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, 17/2 8.5। तो जो हमें सेकंड डिस्काउंट दिया गया है उस वस्तु पर वो 8.5% का है। बी ऑप्शन है। बहुत अच्छा सवाल है। जितना अच्छा ये सवाल है उतना ही अच्छा तरीका है कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए आप हमेशा रेशियो ले लीजिए। ठीक है मेरे दोस्तों, ओके चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 8। बनाइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? 8। हां जी, सवाल नंबर 7 तक मैंने अच्छे अच्छे सवाल डाले सारे प्रीवियस ईयर के। सवाल नंबर 8 कंपाउंड इंटरेस्ट का, कि जब ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर होती है तो चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 4 साल में 8,000 और 5 साल में 8400 रुपए हो जाती है। 6 साल के अंत में मिश्र धन बताओ। एक बात बताओ मेरे दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट पर कोई धनराशि, अरे क्या है ये, कंपाउंड इंटरेस्ट पर मेरे भाई, मैं नया कलर बनाऊंगा ये वाला। हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट पर कोई धनराशि
4 साल में 8,000 रुपए हो जाती है। 5 साल में मेरे दोस्तों 8400 रुपए हो जाते, 8400। बोला 6 साल बाद सेम राशि कितना मिश्रधन हो जाएगी, 6 साल बाद अमाउंट क्या होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो मिश्रधन है, जो अमाउंट है जीपी में होते हैं। बताओ 8000 से 8400 कितने गुना हो गया, भाग करो। 8400 को 8000 से भाग दीजिए मेरे दोस्तों। जब भाग देंगे तो ये चला जाएगा मेरे दोस्तों, 2 जीरो तो कट ही जाएगा ना, 4 से जाएगा, 21/20 गुना, ये 21/20 गुना हो गया। तो ये भी मेरे दोस्तों 84 का 21/20 गुना हो जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 5% बढ़ जाएगा, है ना। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 8000 से 8400 कितना हो गया, 5% बढ़ गया। 8000 का 5% 400, तो भी 8400 का 5% बढ़ जाएगा। 8400 का 5% कितना होता है, 4000 है भैया। 8000 का 5% 400, 400 का 5% 20, 420। तो 8400 को 420 बढ़ा देंगे तो 8820 रुपए जो है 6 साल बाद अमाउंट होगा। पहला ऑप्शन। हमें नहीं लगता कि इससे आसान कोई सवाल है भी। ये बताइए सवाल नंबर 9। एक एग्जाम में 100 स्टूडेंट है जिनमें 70% लड़कियां हैं, बाकी लड़के हैं। लड़कियों का एवरेज स्कोर लड़कों से 20% ज्यादा है। अगर सभी स्टूडेंट का एवरेज स्कोर 57 है तो लड़कों का एवरेज स्कोर क्या है, बताओ। अब तो ये सवाल खैर इसकी पॉपुलैरिटी कम हो गई, लेकिन 2019 से लेके 22 तक ये बहुत पॉपुलर रहा था सवाल। ये वैरायटी कोई भी एग्जाम हो हर किसी में आया था। देखिए एक एग्जाम में 100 स्टूडेंट है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। 70% गर्ल्स हैं, 70% गर्ल्स हैं, इसका मतलब ये हुआ 70% हो गया जी 7/10। अगर टोटल 10 स्टूडेंट है तो 10 में से 7 गर्ल्स हैं और आपके 3 बॉयज हैं। ये बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो है, संख्या का। आगे क्या बोला है, आगे बोला है एक एग्जाम में लड़कियों का जो एवरेज स्कोर है वो लड़कों से 20% ज्यादा है। लड़कियों का जो एवरेज स्कोर है वो लड़कों से 20% ज्यादा है। एवरेज स्कोर की बात कर रहा हूं मैं, यानी कि लड़कों का एवरेज स्कोर अगर 5 है तो गर्ल्स का एवरेज स्कोर 1 ज्यादा है, 6। ये एवरेज हो गया। सवाल में आपको पूरी क्लास का एवरेज दिया 57, तो पूरी क्लास का एवरेज क्या होगा, कैसे निकालेंगे वेटेड एवरेज से। भाई 3 लड़कों का एवरेज 5 है तो 3 लड़के टोटल कितने नंबर लाए होंगे, 3 पंजे 15। 7 लड़कियों का एवरेज 6 तो 7 लड़के कितने नंबर लाए होंगे, 42। तो 15 + 42 हो गया बेटा 57, यानी कि पूरी क्लास के नंबर आए हैं 57, 57। पूरी क्लास में कितने स्टूडेंट है, 3 और 7 10, तो पूरी क्लास का एवरेज स्कोर आएगा 57/10। 3 पंजे 15, 6 सत्ते 42, 57 हो गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 हैं, बॉयज प्लस गर्ल 10 से डिवाइड कर दो, जबकि पूरी क्लास का एवरेज स्कोर सवाल में 57 कहा गया है। 57/10 की वैल्यू 57 है, 10 गुना। आपसे पूछा लड़कों का एवरेज स्कोर, लड़कों का एवरेज स्कोर है 5, 5 की वैल्यू भी 10 गुना होगी 50। तो बॉयज का एवरेज स्कोर 50 है, सी ऑप्शन। यह सबसे बेहतरीन तरीका है मेरे दोस्तों करने का इस सवाल को। आइए सवाल नंबर है 10। कार की स्पीड, कार की अपेक्षा एक ट्रेन 40% अधिक चाल से चल सकती है। कार और ट्रेन दोनों बिंदु बी जो ए से 70 किलोमीटर दूर स्थित है उनके पहुंचने के लिए एक ही समय ए से चलना शुरू करते हैं, बिंदु बी पर एक ही समय पहुंचती है। हालांकि रास्ते में ट्रेन को 15 मिनट के लिए रुकना पड़ा। ट्रेन की स्पीड बताओ। बहुत बढ़िया मेरे भाई, ये कार है और ये ट्रेन है, ठीक है। बोला कार के कंपैरिजन में ट्रेन 40% अधिक चाल से चलती है। 40% की फ्रैक्शन 2/5, यानी कि ट्रेन की जो स्पीड है कार से 40% ज्यादा है। अगर कार की स्पीड 5 है तो ट्रेन की स्पीड 2 ज्यादा है, 7। ये कार और ट्रेन की स्पीड का रेशियो है। अब देखिए दोनों कार और ट्रेन मेरे प्यारे भाई पॉइंट ए से चलना शुरू करती हैं और ये दोनों कार और ट्रेन पॉइंट बी की ओर चलती हैं, और ये जो पॉइंट बी है ये ए से 70 किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है ना। तो कार और ट्रेन दोनों पॉइंट बी जो कि ए से 70 किलोमीटर दूर है,
पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए एक ही टाइम पॉइंट ए से चलना शुरू करती हैं और पॉइंट बी पर एक ही समय पहुंचती हैं। भाई ये कैसे हो सकता है? कार की स्पीड कम है, ट्रेन की ज्यादा है, ट्रेन फास्ट है, ट्रेन जल्दी पहुंचनी चाहिए, कार स्लो है, कार मेरे दोस्तों लेट पहुंचनी चाहिए। सवाल में बोला गया कि कार और ट्रेन दोनों एक साथ पॉइंट ए से चलना शुरू करते और एक ही साथ पहुंचती हैं। कार भी और ट्रेन भी दोनों ने एक साथ चलना शुरू किया और एक साथ पॉइंट बी पर पहुंची। ऐसा क्यों भैया? ट्रेन तो जल्दी पहुंचनी चाहिए, ट्रेन फास्ट है। क्योंकि ट्रेन स्टेशन पर 15 मिनट के लिए रुकी रही। रास्ते में जो हमारी ट्रेन है वो 15 मिनट के लिए स्टेशन पर रुकना पड़ा। ट्रेन की स्पीड बताओ। भाई मुझे डिस्टेंस पता है ए से बी की, अगर मुझे ट्रेन का टाइम पता लग जाए कि ट्रेन ने ए से बी तक की दूरी कितने समय में तय करी तो सॉल्व हो जाएगा। आप बताओ, ये दोनों ट्रेन और कार ने सेम डिस्टेंस चली है, दोनों की डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा होगा। अगर स्पीड का रेशियो 5:7 है तो टाइम का रेशियो उल्टा होगा, 7:5 ही होगा। यानी कि कार को अगर ए से बी तक जाने में 7 यूनिट समय लगा है तो ट्रेन को ए से बी तक जाने में 5 यूनिट समय लगना चाहिए। यानी कि ट्रेन को 2 यूनिट समय कम लगना चाहिए मेरे प्यारे में। लेकिन मेरे दोस्तों सवाल के अनुसार कार और ट्रेन सेम टाइम पर चलना शुरू की और एक साथ पॉइंट बी पर पहुंचे, क्योंकि जबकि ट्रेन को 2 यूनिट समय कम लगना चाहिए था। ये 2 यूनिट समय कहां खराब हो गया? क्योंकि ट्रेन 15 मिनट स्टेशन पर रुकी रही। यानी कि 2 की वैल्यू ही सवाल में 15 मिनट के बराबर है। तो ट्रेन को पूरी जर्नी में समय कितना लगा? 5 यूनिट। अगर 2 यूनिट की वैल्यू 15 मिनट है तो 1 यूनिट की वैल्यू 15/2। 5 यूनिट की वैल्यू मेरे दोस्तों मल्टीप्लाई बाय 5 आएगा 75/2 मिनट। 15 पंजे 75/2 मिनट। और इस मिनट को घंटे में बदलना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। 15 पंजे 75, 15 चौका 60, यानी कि 5/8 घंटे। तो ट्रेन को ए से बी तक जाने में 5/8 घंटे का समय लगा। ट्रेन की स्पीड पूछी है तो ट्रेन की जो स्पीड होगी 70 किलोमीटर ट्रेन गई है 5/8 घंटे में, तो ट्रेन की स्पीड होगी 70/5/8। 5 से 70 14 बार जाएगा, 14 × 8 112। तो 112 किलोमीटर पर आवर हमारी ट्रेन की चाल आ गई। 112 कहां गया? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भाई देख लो क्या लेवल सवाल का है। ये एमटीएस का प्रीवियस क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये सारे के सारे सवाल एमटीएस के पूछे हुए हैं। ठीक है जी, ओके। आपको पता है कि एसएससी जीडी की तैयारी के लिए हमने बुक्स जो है आपके पास अवेलेबल करवाई है, प्रैक्टिस किंग, जो कि रीजनिंग की भी है, मैथ्स की भी है। अभी इन बुक्स पे ऑफर भी चल रहा है फ्लिपकार्ट पर। जब भी आप ये बुक्स लें तो ऐसे टाइम पहले जब कोई ऑफर चल रहा हो कॉम्बो में, ठीक है। इसमें मैंने बेस्ट क्वेश्चंस को कंपाइल किया है, 2-2 हजार मैंने क्वेश्चंस डाले हैं, ठीक है। हर एक चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ हिंदी भाषा में, और पतली पतली किताबें, और ये टारगेट बेस्ड हैं। अगर आप डेली 40-50 क्वेश्चन लगाओ तो मात्र 2-3 महीने में आप तैयार कर लोगे पूरी। तो आप इन दोनों बुक्स को जीडी के लिए, केवल जीडी एग्जाम के लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। आइए सवाल नंबर 11। इन वॉट टाइम, कितने समय में 9600 रुपए 11,094 बन जाएंगे 7.5% पर एनम कंपाउंड की दर से एनुअली? अगर ब्याज की दर 7.5% पर एनम है तो 9600 रुपए कितने समय में 11,094 हो जाएंगे? देखो भाई, अगर ब्याज की दर 7.5% पर एनम है, 7.5 का मतलब 2.5%, 1/40, 7.5% 3/40। तो इसका मतलब यह होता है कि एक साल में आपको 40 रुपए पर 3 रुपए ब्याज मिलेगा। यानी कि आप 40 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो एक साल बाद वो पैसा 43 हो जाएगा। 43, हर एक साल में आपका पैसा 40/43 गुना हो जाएगा। पूछा है 9600 रुपीज कितने साल में 11,094 हो जाएंगे। मेथड भी है और अप्रोक्सीमेशन भी। अप्रोक्सीमेशन आप समझोगे नहीं, इसलिए मैं बेसिक वाला मेथड बताता हूं। 9600 रुपए कितने साल के बाद अमाउंट बन जाएंगे 11,094? अगर ब्याज की जो दर है मेरे भाई
वो 7.5% पर एनम है। तो ये प्रिंसिपल है, अमाउंट है, आप इनका रेशियो लो। रेशियो लीजिए, कितनी बार जाएगा बेटा? 4 5 6, 6 से चलेगा। 9600 1600 बार, 6 से, 6 कम 6 5 0 है भाई, तो ये 6 8 48, फिर आपका 2 हो जाएगा, 6 चौक 24, 6 निम्मा 54, ये आएगा मेरे प्यारे भाई। ये अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो आ गया। आप बताओ, हर एक साल में आपका पैसा 43/40 गुना हो रहा है, ये कितना है भाई? 1600 होता है 40 का वर्ग, 1849 होता है मेरे दोस्तों 43 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर, तो 43/40 का होल स्क्वायर है मेरे प्यारे भाई। यानी कि आपका पैसा हर एक साल में आप 40 रुपए इन्वेस्ट करो, एक साल बाद 43 बन जाएगा। मेरा प्रिंसिपल 9600 है, अमाउंट 11,094 है, तो हमारा जो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो वो क्या होगा? 43/40 का स्क्वायर, पावर 2 हो रहा है। यानी कि 43/40, 43/40 की 2 बार गुणा करनी पड़ी, यानी कि आपको समय कितना लगेगा? 2 साल। जितनी मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर आएगी उतना ही समय लगेगा, यानी कि 2 साल का समय। बी ऑप्शन आंसर है। ये प्रॉपर मेथड है, अप्रोक्सीमेशन से भी हो जाएगा और जल्दी होगा, लेकिन एमटीएस वाले बच्चे वो थोड़ा मुश्किल है समझना। ये वाला मेथड हर कोई बच्चा जानेगा। सवाल नंबर हम लेंगे 12। सवाल नंबर 12 तो बहुत पॉपुलर है सीजीएल के लिए भी, बाकी अदर एग्जाम्स के लिए भी मेरे दोस्तों। परसेंटेज का सोनू कुमार अपनी सैलरी का 42% तो खाने पे खर्च करता है, 16% किराए पे खर्च करता है, 10% एंटरटेनमेंट पे खर्च करता है, 7% वो ट्रांसपोर्ट पे खर्च करता है। काफी खर्च कर रहा है, लेकिन फैमिली प्रोग्राम के कारण 18,000 की जरूरत को पूरा करने के लिए उसे एक साहूकार से, एक बनिए से 12,500 का लोन लेना पड़ता है। उसकी मंथली सैलरी बताओ। मंथली सैलरी बताने, देखिए हर आदमी की सैलरी 100% होती है, मंथली इनकम होती है बेटा 100%। अब बताओ 100% में से आपने कितना खर्च कर दिया? 42% खाने पे खर्च किया, 16% किराए पे खर्च किया, 10% फिल्म वगैरह देख ली और 7% ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया। तो 42 और 16 58 और 10 68, 68 7 75%, यानी कि 75% आपने खर्च कर दिया। 100% में से आपने 75% तो खर्च ही कर दिया। ठीक है जी, 100% में से 75% खर्च कर दे तो बचा कितना? 25%। अगर आपकी इनकम 100% है, 100% में से, अरे चल भाई का चाइनीज पेन, 100% में से आपने 75% खर्च कर दिया, तो यानी कि आपके पास बचा कितना? बचत कितनी हुई है? 25%। जबकि सवाल को थोड़ा अगर डीप में पढ़ोगे तो ये होगा कि भाई इतना खर्च करने के बाद उसकी फैमिली में फंक्शन आ गया, उसकी बेटी का बर्थडे आ गया, उसमें 18,000 रुपए की जरूरत है। 18,000 की जरूरत को पूरा करने के लिए 12,500 लोन लेना पड़ा, यानी कि उसके पास बचे कितने होंगे? 18,000 रुपए हैं उसके पास, जिसमें से 12,500 का लोन है, तो 18,000 में से 12,500 घटाई, यानी कि 5500 रुपए। तो इस हिसाब से पैसा खर्च करने के बाद उसके पास 5500 रुपए ही बचे होंगे, 5,500 रुपीज ही बचा होगा। 5500 रुपए बचा होगा, 12,500 लाला जी से उधार लिए, तब जाके 18,000 में फैमिली फंक्शन कर पाया। तो उसकी मंथली सैलरी पूछिए, मंथली सैलरी यानी कि 100% की वैल्यू यहां से पूछी है, तो 25 का 100% 4 गुना है, तो ये भी 5500 का 4 गुना आएगा, यानी कि 22,000 रुपए, 22,000 रुपीज मेरे दोस्तों उसकी मंथली सैलरी है। और ये आंसर हो गया इस सवाल का पहला ऑप्शन। अच्छा सवाल, आसान सवाल, कोई दिक्कत नहीं। आइए सवाल नंबर 13। यस, फिर से एक और सवाल आपके सामने है कंपाउंड इंटरेस्ट का। भाई ये सब सवाल में अलग एग्जाम के नहीं करा रहा, ये जो क्वेश्चन आपके सामने हैं ये एमटीएस 2020 के पेपर का है, एज इट इज। एमटीएस 2020 सारे सवाल एमटीएस 2020 और 21 के एग्जाम के लिए मैंने
एक किसान ने अपने खेत में खेती करने के लिए लाला जी से 1,32,000 का कर्जा लिया। भाई ये तो दुर्दशा है हमारे देश की। किसान बेचारा कर्जे में रहता है, छोटे किसान। और जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, परिवार बड़ा होता जा रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, खेत छोटे होते जा रहे हैं। दादा पे 100 बीघा जमीन, दादा ने करे 8 बालक, रहेगी 12.5 बीघा। उन बालकों ने भी करे 4-4 बालक, अब सब पे 2-2 बीघा आ रही है। बताओ कैसे काम चलेगा। तो एक किसान ने अपने खेत में खेती करने के लिए 1,32,000 का कर्जा लिया। ब्याज की दर 12.5% है। ब्याज की दर देनी पड़ेगी मेरे भाई, है ना, इंटरेस्ट पे पैसा मिलता है। 12.5% का कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। 2 साल के एंड में 1,07,062.5 और अपना स्कूटर देकर अपना कर चुकाया। किसान ने 2 साल बाद 1,07,062 रुपए दिए और अपना स्कूटर दिया और अपना कर्जा खत्म कर ले। स्कूटर का प्राइस कितना है? बढ़िया भाई। भाई किसान जी ने लोन लिया 1,32,000 रुपए का, ठीक है। ब्याज की दर 12.5% है। 12.5% होता है मेरे दोस्तों 1/8, यानी कि 1/8। तो हमें यह बताइए कि 2 साल बाद लोन कितना हो जाएगा। हर साल 12.5% बढ़ेगा, 1/8 बढ़ेगा। आज 1 रुपए तो 1/8 बढ़ जाएगा। तो 1 साल बाद आपका लोन हो जाएगा 9/8। फिर अगले 1 साल बाद आपका लोन हो जाएगा 9/8। यानी कि 2 साल बाद कर्जा उतारने के लिए आपको इतना पैसा चुकाना पड़ेगा। 2 साल बाद आपका अमाउंट ये हो जाएगा, 2 साल बाद अमाउंट ये हो जाएगा A2। तो मेरे भाई ये कितना होता है? 8 से 1000 तो कट जाएगा जी 125 बार, और 4 से काटूंगा मैं, या 8 से काट लेते हैं, है भाई 4 33 और ये 2 33 और ये 2, या मेरे भाई 8 से काटूंगा तो ये तो काफी ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। चले कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसको 8 से काटता हूं तो 8 से हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 132। जब मैं 8 से काटूंगा तो ये चला जाएगा मेरे दोस्तों आपका 33 का आधा। 33 का आधा कितना होता है? 16.5। 16.5 तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 16.5 गुणा 125 गुणा 81। 2 साल बाद किसान जी का जो कर्जा होगा वो ये होगा। इतना कर्जा उनके ऊपर रहेगा, ठीक है ना। 132 और ये 1000, 8 से 1000 125 बार कटता है। 8 से 132 काटा तो 16.5 जाएगा। ये आया। अब मेरे प्यार भी 2 साल बाद जितना कर्जा उनको चुकाना है। लेकिन जब वो लाला जी के पास गए तो उन्होंने बोला भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरे पास 1,07,062.5 रुपए, इतने तो आप कैश ले लो मुझसे और मेरा स्कूटर रख लो। तो स्कूटर की कीमत क्या होगी? भैया कर्जा इतने का था लेकिन आपने इतने ही पैसे कैश दिए, तो स्कूटर की कीमत क्या होगी? घटा देंगे। तो ये स्कूटर का प्राइस आ जाएगा, ये स्कूटर का प्राइस आ जाएगा मेरे भाई। और एक कैलकुलेशन काफी हैवी है, लेकिन मैं ऑप्शंस का सहारा लूंगा। डिजिटल सम सबका अलग है, इसका 5 है, इसका 9 है, इसका 12, 3 है, इसका 6 है। तो अगर मैं डिजिटल सम निकालूं, ये 81 आ रहा है, 81 में 9, यानी कि इसका डिजिटल सम 9 है, माइनस इसका डिजिटल सम क्या है? 7 2 9, 1 और 6 7 5 12। 12 का मतलब हो गया जी 3, यानी कि 9 - 3 6। तो जो भी आंसर आएगा उसका डिजिटल सम 6 होगा। इसका 50,000 का 5 है, इसका 4 5 9 है, इसका 7 5 12 3 है, इसका डिजिटल सम 6 है। तो डी ऑप्शन इसका आंसर आएगा, डी ऑप्शन। इतनी हैवी कैलकुलेशन से बचना है तो या तो आपको यूनिट डिजिट या डिजिटल सम इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। इतना ज्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं थी और जल्दी कर सकते थे। हमारे दिमाग ने सोचा नहीं, ये भी मैं पूरी में कैलकुलेशन नहीं करता भाई। ये 9 का मल्टीपल है, डिजिटल सम 9, इसका मल्टीपल, इसका डिजिटल सम 3 है, 9 - 3 6 आएगा स्कूटर का डिजिटल सम। यस, ये सवाल आपके सामने एमटीएस 2023 के पेपर का है और ये सवाल मेरे भाई वाकई में मेंस का है। आप अगर हमारे चैनल पे जाओगे तो मैंने बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करवा रखे हैं हर एग्जाम के। हमारा यूट्यूब चैनल है, यहां पे मेरे दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। ये प्लेलिस्ट है,
अगर किसी बच्चों को एसएससी जीडी के बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करने प्रीवियस ईयर के, यहां से सॉल्व कर लेगा। 2023 में जितने भी एग्जाम हुए उसे बेस्ट पेपर क्वेश्चन सॉल्व करने, देखिए 10 वीडियो हैं, है ना। हर साल का हर एग्जाम्स के बेस्ट बेस्ट अच्छे अच्छे सवाल मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं। एमटीएस का भी करवाया है ये क्वेश्चन हमने। सवाल में बोला है y वेरीज डायरेक्टली एज x+3। y जो है वो x+3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। y x+3 के अनुक्रमानुपात है। जब y 8 है तो x 1 है। x इनवर्सली x वेरीज इनवर्सली एज z। x जो है वो z के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। x z के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या बोला है? जब x 2 है तो z 6 है। y और z के बीच रिलेशन निकालना है। y z के बीच रिलेशन निकालना है, यानी कि x गायब करना है। सवाल में बोला है x y वेरीज डायरेक्टली एज x+3, यानी कि जो रेशियो x+3 का है वही रेशियो y का है। मेरे भाई, जब भी हम रेशियो हटाते हैं तो एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई होती है, एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई होती है, सॉरी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होती है k से। प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटाएंगे तो एक कांस्टेंट, एक नियतांक, एक फिक्स नंबर से गुणा होगी। सवाल में बोला y 8 है तो x 1 है। यहां रख देते, y का मान 8 है तो x का मान 1 है। 1 रखेंगे तो 1 + 3 4, तो यहां से k की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो मैं ये देख सकता हूं कि यहां से k का मान 2 आ गया। अगर k का मान 2 आ गया तो मैं यहां रख लेता हूं y बराबर 2 × x+3। ये y और x के बीच रिलेशन आ गया एग्जैक्ट। अगली लाइन ये थी कि x z के व्युत्क्रमानुपात, यानी कि x और z का रेशियो मेरे दोस्तों एक दूसरे का उल्टा होगा। तो यहां अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा k डैश। सही है। सवाल बोला है जब x 2 है तो z 6 है। अगर यहां से x 2 है तो z 6 है, z को मैं 6 रख देता हूं, तो एक k डैश कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 12। तो अगर मैं यहां पे इसकी जगह 12 रखता हूं तो x बराबर आ जाएगा 12/z। ये x की वैल्यू आ गई। ओके, हमें पूछा है y z के बीच रिलेशन, y z के बीच रिलेशन पूछा है। तो मेरे भाई यहां पे परेशानी है क्या? कोई परेशानी नहीं है। यहां से ये x का जो मान है 12/z, जो x का मान है वो यहां रख दीजिए, हो जाएगा y z का। हमें x ही तो गायब करना है। ये x का मान कितना है? 12/z, यहां रख दीजिए। x का मान है मेरे दोस्तों 12/z, यहां रख दीजिए, और +3। ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। तो y बराबर आ गया 12 दूनी 24/z, और ये +6, 6 इधर चला जाएगा, तो y - 6 बराबर 24/z। तो y - 6 की z में गुणा करेंगे बराबर 24। तो y - 6 × z बराबर 24। कौन सा ऑप्शन है ये वाला? ये डी ऑप्शन दिख रहा है मुझे। ठीक है। तो ये वाकई में लेंथी क्वेश्चन है। मैंने हर एक स्टेप को लिख के बताया है। अगर आप दिमाग में करो तो स्टेप्स को कम किया जा सकता है। सवाल नंबर 15। सवाल में कहा गया है, यह भी परसेंटेज का सवाल है, कि जब चीनी का प्राइस 30% बढ़ जाता है तो एक आदमी चीनी पर अपना खर्च केवल 12% बढ़ाता है। उसे किस प्रतिशत से अपनी चीनी की खपत में कमी करनी चाहिए जिससे कि खर्चे का स्तर सेम बनाया रखा जा सके? बताओ मेरे दोस्तों। एकदम सरल सवाल है, सवाल में कोई दम नहीं है, और ये परसेंटेज का सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है। चीनी का प्राइस 30% बढ़ जाता है, यानी कि अगर पहले चीनी, आप मार्केट में जाते हो, अगर पहले चीनी 100 रुपए की मिल रही थी, 100 रुपए की, तो अब चीनी का प्राइस 30% बढ़ गया। अब चीनी का प्राइस 30% बढ़ गया, तो 100 रुपए की चीनी अब कितने रुपए में मिलेगी? 130 में। जो चीनी पहले आपको 100 रुपए की मिल रही थी, अब वो चीनी आपको 130 में मिलेगी। आदमी बोला हटाओ, चीनी 30% महंगी होगी, मैं नहीं करूंगा 30% खर्चा, मैं तो अपना खर्चा, आदमी बोला मैं तो अपना खर्चा केवल 12% ही बढ़ाऊंगा। अगर पहले चीनी 100 रुपए की आ रही थी ना, तो 100 से 12% ज्यादा है, अब मैं चीनी 112 की खरीद के लाऊंगा केवल।
तो भाई चीनी 30% महंगी हो गई, आप अपना खर्चा केवल 12% ही बढ़ा रहे हो, तो आपको चीनी की जो मात्रा है वो थोड़ी कम खरीदनी पड़ेगी, चीनी की आपको कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। तो यानी कि अब आपको 130 की बजाय 130 की बजाय 112 की चीनी मिलेगी। तो कितनी खपत कम हो जाएगी? 18 की। कितने पर? 130 पर। और परसेंटेज में कितना? इंटू 100% ही आएगा। ये कट गया जीरो से जीरो, तो 13 एकम 13 बच गया मेरे दोस्तों 5 और ये जीरो, तो 13 तिया 39 के बाद 11 और 13 अट्ठे 104, यानी कि 13.8% के नजदीक आएगा बी ऑप्शन। तो 13.85% हमें चीनी की खपत को कम करना पड़ेगा। ये एकदम सरल सवाल है। आगे आइए। सवाल कहता उछल उछल के, यदि किसी आंकड़े के बहुलक और माध्यिका का अनुपात 9:8 है तो मध्य और माध्यिका का अनुपात। मोड मीडियन वाला सवाल है ये, मोड मीडियन मीन वाला सवाल है। मोड मीडियन मीन, क्या आपको फॉर्मूला पता है? मोड मीडियन मीन, इनमें भी आपस में रिश्ता होता है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। मोड बराबर थ्राइस इंटू मीडियन माइनस ट्वाइस इंटू मीन। मोड बराबर थ्राइस इंटू मीडियन माइनस ट्वाइस इंटू मीन। ये है मेरे दोस्त। अब जैसे सवाल में रेशियो देकर रेशियो पूछा है, बोला है किसी डाटा के मोड और मीडियन का रेशियो 9:8 है। मोड मीडियन का रेशियो 9:8 है, यानी कि अगर मोड 9 है तो मीडियन 8 है। तो मोड 9 है तो मीडियन कितना है मेरे दोस्तों? 8 है। तो आप यहां से मीन निकाल सकते हैं। क्या आप यहां से मीन निकाल सकते हैं मेरे प्यारे भी? कितना आ जाएगा? 8 तिया 24 माइनस 9 15/2, यानी कि मीन जो आ जाएगा वो 15/2 आ जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूले में वैल्यू रख के, और ये मैंने रेशियो में निकाला है। आपसे पूछा है मीन और मीडियन का अनुपात क्या होगा, मीन मीडियन का रेशियो। मीन आया 15/2, मीडियन कितनी यहां पे 8। अब इनका जब आप रेशियो लोगे तो 2 की 8 में ऐसे मल्टीप्लाई हो जाते, क्रॉस 15 रेशियो 16। इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन, 15/16। तो दिस इज वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन जो एमटीएस के पेपर में आया था, ये बताएंगे। सवाल नंबर 17 मिक्सचर का। पी क्यू आर 3 टैंकर की कैपेसिटी का रेशियो 5:4:8 है। वे क्रम से 1:4, 2:3, 3:5 अनुपात वाले दूध पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं। तीनों कंटेनर के मिश्रण को एक साथ मिलाया जाता है तो फाइनल मिश्रण में दूध पानी का अनुपात ज्ञात करें। बहुत बेहतरीन भाई। हमारे पास 3 कंटेनर है पी क्यू आर, हमारे पास 3 कंटेनर है पी क्यू आर, उनकी कैपेसिटी का रेशियो 5:6:8 है, 5:4:8 सॉरी। तीनों कंटेनर मिल्क वाटर से भरे हुए। पहले कंटेनर में मिल्क वाटर का रेशियो 1:4 है, दूसरे में मिल्क वाटर का रेशियो 2:3 है, तीसरे कंटेनर में मिल्क वाटर का रेशियो 3:5 है। अब इन तीनों कंटेनर के मिश्रण को आपस में मिलाया जाता है, फाइनल मिश्रण में मिल्क वाटर का रेशियो क्या होगा? तो भाई हमें कुछ नहीं करना, हमें तीनों कंटेनर के मिक्सचर को मिलाना है। आप एक बात बताओ, ये सवाल एक्चुअल में डाटा का खेल है। पहला कंटेनर 5 लीटर का है, 5 लीटर का पहला कंटेनर 5 लीटर का है जिसमें मिल्क वाटर का रेशियो 1:4 है। तो 5 लीटर को 1:4 में ब्रेक करो तो दूध 1 लीटर होगा, पानी 4 लीटर होगा। बात समझ पा रहे हैं? आगे दूसरा जो कंटेनर है वो 4 लीटर का है, 4 लीटर का। दूसरे कंटेनर में मिल्क वाटर का रेशियो 2:3 है। तो मिल्क कितना होगा? 4 का 2/5, वाटर कितना होगा? 4 का 3/5। रेशियो में ब्रेक कर देंगे तो 8/5 1.6, 12/5 2.4। ये दूसरे कंटेनर में मिल्क और वाटर की क्वांटिटी होगी। 4 लीटर को 2:3 में ब्रेक किया। आगे तीसरा जो कंटेनर है वो 8 लीटर का है, 8, जिसमें मिल्क वाटर का रेशियो 3:5 है। तो 8 को 3:5 में बांटेंगे, इजी बढ़ जाएगा, 3:5 8 होता है, यानी कि इसमें 3 लीटर मिल्क है तो 5 लीटर वाटर है। अगर मैं ऐड करूंगा तो आप मुझे बताओ मिल्क कितना आएगा? मिल्क 3 और 1 4, 1 5.6, वाटर कितना आएगा? 5 4 9 और 2 11.4 ही आया। ये फाइनल अगर मैं तीनों बर्तन के कंटेनर को तीनों कंटेनर को एक साथ मिक्स करूं तो फाइनल मिश्रण में ये दूध, ये पानी होगा। ये किससे कट रहा है बेटा?
ये कट रहा है 2 से 28 बार, 114 कटेगा 2 से 57 बार, यानी कि फाइनल मिश्रण में मिल्क वाटर का रेशियो 28-57 होगा, डी ऑप्शन। बहुत अच्छा सवाल है। बच्चे यहां पे क्वांटिटी इक्वल करने लगेंगे, वो तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, रेशियो में ब्रेक करो और दूध में दूध, पानी में पानी मिला दो। 17 सवाल हम कर चुके हैं, तेजी से चल रहे हैं। ये देखिए, ये सवाल आरआरबी जो है असिस्टेंट लोको पायलट के पेपर का है। पिनाकी भास्वती, अरे बड़े खतरनाक नाम है भाई। पिनाकी भास्वती से 9 साल छोटी है। 13 साल के बाद भास्वती की उम्र पिनाकी से 1.2 गुना हो जाएगी। पिनाकी की प्रेजेंट एज बताओ। अरे 2 करेक्टर हैं, 2 करेक्टर, पिनाकी और भास्वती। पिनाकी भास्वती से 9 साल छोटी है। बोला 13 साल के बाद, कि बोला ना 13 साल के बाद, 13 साल के बाद पिनाकी की उम्र, 13 साल के बाद भास्वती की उम्र पिनाकी की उम्र का 1.2 गुना होगी। 13 साल के बाद भास्वती की उम्र पिनाकी की उम्र से 1.2 गुना होगी। 1.2 का मतलब 6/5, 12/10, 6/5। 13 साल के बाद भास्वती की उम्र पिनाकी का 6/5 होगी, पिनाकी का, यानी कि पिनाकी की उम्र 5 है तो भास्वती की 6 होगी। अब एक बात बताओ, इस सवाल में एक्चुअली में कोई दम था ही नहीं भाई। अगर मैं आपसे 5 साल बड़ा हूं तो आप कभी भी मुझसे मिलोगे, मैं 5 साल ही बड़ा रहूंगा, एज का डिफरेंस तो सेम रहेगा ना। अगर पहली लाइन में बोल दिया कि पिनाकी भास्वती से 9 साल छोटी है, तो चाहे मैं प्रेजेंट की बात करूं, चाहे मैं 13 साल बाद की बात करूं, पिनाकी जो होगी भास्वती से 13 साल ही छोटी होगी। पिनाकी की एज 5 है, भास्वती की 6, तो 1 यूनिट कम है। और 1 यूनिट का मतलब ही 13 साल है, 13 ईयर्स। सॉरी, 1 यूनिट का मतलब 9 साल। पिनाकी जो है भास्वती से 9 साल छोटी, 1 किलो 9 साल। पूछा पिनाकी की प्रेजेंट एज बताओ। अगर 1 किलो 9 साल है तो 5 की वैल्यू कितनी है? 45 साल। यानी कि पिनाकी अभी 45 साल की है। पिनाकी 13 साल बाद 45 साल की होगी, प्रेजेंट से 13 साल बाद। तो पिनाकी अभी प्रेजेंट में कितनी है? पिनाकी अभी प्रेजेंट से 45 में से 13 घटा दीजिए तो अभी जो हमारी पिनाकी है वो 32 साल की है। 32 इयर्स की पिनाकी है, डी ऑप्शन। ओके, आइए सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 19। बोर्ड मास का सवाल है। बोर्ड मास का सवाल जरूर आता है एमटीएस के पेपर में, कुछ नहीं करना। पहले मेरे यहां तो कोई ब्रैकेट है नहीं, तो पहले ऑफ सॉल्व होगा। ऑफ 1/5 डिवाइडेड बाई 3 है भाई, 3 से ये मल्टीप्लाई तो 3 से 9 3 बार, और ये 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये आ जाएगा 2/15। 2/15 माइनस 4/5 गुणा। अब यहां पे मेरे दोस्तों ये डिवाइड है तो पहले डिवाइड सॉल्व होगा। 1 से 1/9, 8/9। 8/9 को डिवाइड करेंगे 8/15 से, तो 8 से 8 कट जाएगा, ये आएगा 15/9। 15/9 का मतलब हमें 15/9 कितना आ जाएगा? 5/3 माइनस 3/4। अब 3/4 को पहले डिवाइड करेंगे 1/2 से। ये 3/4 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ये पलट जाएगा, ये पलट जाएगा मेरे दोस्तों, 3/2। ये 3/2 आ जाएगा। ठीक है जी, बताओ। तो 5 से 5 कट गया मेरे दोस्तों, ये तो 4/3 है। अच्छा, 1/5 को 2/15 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई। 1/5 को 2/15 से डिवाइड करेंगे तो 15/2 हो जाएगा। 5 3 15, 3/2, तो ये 3/2 आ जाएगा। 3/2। अब आप हमें बताओ, 3/2 प्लस 3/2 3 हो गया, माइनस का 4/3 माइनस का 3/4, लंबा होता जा रहा है। 3 4 का एलसीएम 12, 12 तिया 36, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 3 तिया 9, तो 36 में से 25 घटाएंगे, 11/12 आ गया। 11/12 है कोई ऑप्शन? मुझे तो बी ऑप्शन ठीक लग रहा है। ठीक है ना, देख लीजिएगा मेरे भाई, 11/12 इसका आंसर है। अब हम सफलतापूर्वक लास्ट सवाल की तरफ आ चुके हैं। एमटीएस और जीडी में 20 क्वेश्चन ही आते हैं और ये सवाल है डीआई का।
स्टडी द गिवन ग्राफ, इस ग्राफ को स्टडी करो और क्वेश्चन का आंसर बताओ। इफ ए पाई चार्ट इज ड्रॉन फॉर द डाटा रिलेटेड टू द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इन 5 ईयर, ये कंपनी का खर्चा है। 14, 15, 16, 17, 18 में मेरे दोस्तों एक खर्चा और रेवेन्यू बताएगा। रेवेन्यू ब्लू कलर में, खर्चा मेरे दोस्तों लाल कलर में। बोला है अगर पाई चार्ट खींचा जाए कंपनी के एक्सपेंडिचर का, तो सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर करस्पॉन्डिंग टू एक्सपेंडिचर इन 2016 में मेरे प्यारे भाई कंपनी का जो एक्सपेंडिचर होगा 2016 में, उसका सेंट्रल एंगल क्या होगा। अगर 5 साल में कंपनी के खर्चे का अगर पाई चार्ट खींचा जाए तो 2016 में सेंट्रल एंगल किसके बीच में होगा। आप बताओ 2016 में जो कंपनी का खर्चा है वो 350 है 2016 में, जबकि टोटल खर्चा कंपनी का कितना है। टोटल खर्चा मुझे बताओ, टोटल खर्चा कितना है। अगर मैं टोटल खर्चे की बात करूं तो 350 प्लस 450, 800 और 300, 1100, 490 और 290, 400 और 200, 700 हो गया। 1100 और 700, 1800, यानी कि टोटल खर्चा 1800 है। 1800 में से 350 खर्च हुआ साल 2016 में, तो साल 2016 में आपने टोटल खर्चे का कितना परसेंट खर्च किया इंटू 100% ही आएगा। तो आएगा मेरे दोस्तों ये 350 बटे 18%, ये हो जाएगी। ये तो परसेंटेज में आपसे पूछा, अगर हम इस डाटा का पाई चार्ट बना दें तो कितना सेंट्रल एंगल बनेगा। एक बात बताओ, परसेंटेज में जब हम बात करते हैं तो 100% होता है भाई, लेकिन जब हम इसका पाई चार्ट बनाएंगे तो सेंट्रल एंगल देखा जाता है कि एंगल कितना बन रहा है, तो 360 डिग्री। तो 100% 360 डिग्री के बराबर है, तो 1% जो है वो 3.6 डिग्री के बराबर होता है। ये ध्यान रखिएगा हमेशा। अगर 1% 3.6 डिग्री के बराबर है, अगर मैं इस डाटा का सेंट्रल एंगल बनाऊंगा तो कितने डिग्री का बनेगा। 3.6 डिग्री से गुणा, इससे 5 बार चला जाएगा, यानी कि 70 डिग्री का, 70 डिग्री का सेंट्रल एंगल बनेगा। और 70 डिग्री जो आएगा मेरे दोस्त वो 68 डिग्री और 71 डिग्री के बीच में आएगा, यानी कि डी ऑप्शन आंसर है, डी। गजब का भाई, मजा आ गया इस सवाल को करके। ठीक है, तो ये मेरे दोस्तों मैंने आपके सामने सॉल्व किया सारा पेपर। आपने देखा होगा कितने क्वालिटी वाले सवाल मैंने डाले हैं। ये जीडी के लिए और एमटीएस के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक प्रैक्टिस सेशन था, लेकिन अगर आपको बेसिक से पूरा बैच पढ़ना है, अगले साल की तैयारी करनी है, 0 to हीरो बैच में आके पढ़िए हमारे साथ कैरविल एप्लीकेशन पर। इसके रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है। ठीक है, मैं डेली इस पे लाइव क्लास ले रहा हूं, जिसमें मैं अर्थमेटिक एडवांस दोनों पढ़ाऊंगा, और ये प्री प्लस मेंस भी होगा, जिसमें कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस दोनों आपको कराया जाएगा। ठीक है, कंप्लीट लाइव बैच है मेरे दोस्तों, 999 की फीस में 2 साल की वैलिडिटी के साथ आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आपके पास सैंपल पेपर 2 था। बताइए बच्चों कैसा लगा, कमेंट जरूर करो, कमेंट जरूर करें मेरे प्यारे भाई, एप्रिशिएट करें। इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, बाय।